बनाओ, आगे बढ़ो। गांधी जी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर सवालों पे आते हैं। तो पहले से संकोच से थे, बड़ा एक्सपेरिमेंट करने की आदत थी। और जब भावनगर की स्कूल में गए, मतलब समलदास कॉलेज, उस कॉलेज में पढ़ने गए तो एवरेज स्टूडेंट थे, तो मज़ा नहीं आ रहा था। ऐसी स्थिति में लगा कि पॉकेट मौका सोचा कि चलो लंदन पढ़ने जाते हैं और बैरिस्टर बनने के लिए गए। बैकग्राउंड देखिए उनके समाज में, क्योंकि विदेश जा रहे थे, समुद्र पार करके जा रहे थे। इसने गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी है? आपके टीचर्स कहाँ है, किसने पढ़ी है? गुड, राइट। तो मैं अपना अनुभव कहूँगा वो। तो मेरे केस में क्या हुआ, पहले गहलोत फिर गांधी जी की बात पे आते हैं। कॉलेज में मैंने इस तरह से शुरू किया, तो बड़ौदा की सेंट्रल लाइब्रेरी, आजकल तो बहुत पब्लिक लाइब्रेरी, आपकी जनपद लाइब्रेरी बहुत सुंदर लाइब्रेरी है। कितने लोग उसके मेंबर्स हैं? बहुत खुशी की बात है, बच्चों में से 5-6 लोग मेंबर्स हैं। उस जमाने में मैं पहली बार 2003 की बात कर रहा हूँ, नर्मद लाइब्रेरी जैसी कोई पब्लिक लाइब्रेरी पूरे स्टेट में नहीं थी। अब तो सब जगह पे अच्छी लाइब्रेरी है, बट हम लोग जिस लाइब्रेरी में थे तो वो ऐसा एक टेबल रहता था, उस पर इस तरह से किताब पढ़ी रहती थी, ऐसे स्टेक की हुई नहीं, लाके लोगों ने ऐसे रखी हुई, जैसे कपड़े का ढक होता है ना, इसी तरह से उसमें से किताब खोलने का, और किताब वो लाल कलर का कवर आता था, मेन किताब का ओरिजिनल वो नहीं, उस खोलने का, पढ़ने का, ऑथर का नाम पढ़ने का, फिर थोड़ा बहुत पढ़ने के, ऐसा कर करके 1 घंटे के बाद 2 किताबें ढूंढ के लेके आते, और हर महीने 3 से 4 किताब कर लेते। तो एक दिन गांधी जी की आत्मकथा हाथ में आ गई, लेके आ गया। दूसरे दिन दिवाली वेकेशन था, बड़ौदा में पढ़ता था, पालनपुर जाना था वतन में, और जैसे शाम को किताब लेके आया और इतना लगा कि तो मेरी बात है, मेरे जैसा संकोचशील आदमी है, किसी से बात नहीं कर पाता है, डरपोक है, इस तरह का लगने लगना, तो बिल्कुल मेरी बात ही है इसमें, इसके अंदर। और दूसरे दिन वो किताब लेके मैं निकला घर जाने के लिए, और मेरे घर में बचपन से ऐसा सिखाया गया था कि आप कभी चलते हुए व्हीकल में पढ़ना नहीं है, उससे आंखें खराब होती है। एक किताब ऐसी बस गई, और दिवाली का वैकेशन था इसलिए बस में जगह भी नहीं, खड़े खड़े किताब पढ़ा, क्योंकि तो मेरी बात है, ऐसा लगा उसके अंदर। और उसने फिर ऐसा हुआ कि जब फाइनल ईयर में हम लोग गेट एग्जाम दे रहे थे, और उस टाइम वो गांधी फिल्म बनी थी, तो उस जमाने में दूरदर्शन में हर संडे को दोपहर को 2 बजे एक फिल्म आती थी। तो हमने फिल्म देखा, गांधी फिल्म था उस टाइम, बिल्कुल जबरदस्त, पर मतलब इतना आत्मविश्वास बढ़ गया कि उनके हमारे जैसे लोग ऐसे बन सकते हैं, मतलब। तो हम लोग उस टाइम क्या हुआ कि हमारे वैकेशन में हॉस्टल खाली करवाया, पहली बार ऐसा हुआ। कारण ऐसा था कि बहुत सारे लोग 10-10 साल से हॉस्टल में रहते थे, किसी मतलब फेलियर करके वहाँ रह के पूरे पॉलिटिक्स खेलते थे, यूनिवर्सिटी का, स्टेट का, इस तरह का। तो उनको निकालने के लिए सबको खाली कराया। तो मैं एक गेट की एग्जाम दे रहा था, मेरा एक दोस्त था, उसका पीई में फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम नहीं दे पाया था बिकॉज ऑफ सिकनेस, तो वो भी वहाँ था, हम दोनों वहाँ पढ़ रहे थे उसके रूम पे। तो हमारे वार्डन आके हमको हड़का कर खाली करो, यहाँ क्यों रहते हो। और उस दिन फिर वो गांधी जी की देख लिया, और हमने कहा कि अब तो वार्डन आएंगे, इनको बोल देंगे कि हम तो यहाँ उपवास पे बैठ जाएंगे। और फिर ऐसा हुआ कि कोई आया नहीं, और हमने एग्जाम भी दिया, इतना अच्छा परसेंटेज भी आ गया। तो गांधी जी ने, जब गांधी जी की बात पे आते हैं, ऐसा ही संकोचशील स्वभाव, जैसे मैं गांव के दर्जी के पास से कपड़े बना के लाया था, ऐसा ही कपड़े बना के, अच्छे कपड़े, उन्होंने लिखा है, आप पढ़ना, उसमें फलानी करके कोई कपड़ा आता, आज भी आता है, उसका कोट और पैंट बना के गए, और वहाँ जैसे लंदन के कोर्ट पे उतर कर आते थे, कपड़े को चेंज करके पहन के उतरे वहाँ। उन्होंने देखा कि बाकी लोग हैं, उसके सामने मैं वेटर जैसा लग रहा हूँ। वहाँ से शुरू हुई यात्रा, और लगा कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल ब्रिटिश लोगों जैसा सिविलाइज पर्सन बनना है। गुजरात में लिखा है सभ्य हवाविश। तो उन्होंने फिर डांस सीखना शुरू किया,
पियानो बजाना शुरू किया। ऐसे इलोक्यूशन करके किताब थी, मतलब पब्लिक स्पीकिंग, वो तो बाद में भी नहीं कर पाए बहुत सालों तक। तो उसमें वो इलोक्यूशन किताब का जो लेखक था उसका नाम था बेल, एलेक्जेंडर बेल ऐसा कुछ नाम। तो फिर आत्मकथा में लिखते हैं, गुजराती में बोलूँगा, पेला बेल साहेबे मारा मनमा घंट बगाड़े। मतलब बेल ने मेरे दिमाग में घंटी बजाई कि तुझे इस पुस्तक करके क्या करना है, डांस सीख के तुझे क्या करना है, तुझे पियानो सीख के क्या करना है। तो फिर वो पियानो टीचर को भी बुला के गई, मुझे पैसे वापस करो, पियानो खरीदा तो वापस बेच के आए हैं, ये सब किया। और हूँ साचो विद्यार्थी बना, मैं सही अर्थ में विद्यार्थी बना, पढ़ना शुरू किया। और किसी फॉरेनर ने गांधी जी के बारे में पीजेंट फिलोसोफर कहा, किसान जैसा फिलोसोफर है जिसको बहुत कुछ पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। बट उस टाइम मतलब गांधी जी ने पूरा अपने कार्यकाल, जीवन काल में उन्होंने जो भी डिसीजन लिए हैं बड़ी सोच के आधार से लिए, क्योंकि और उस सोच के फाउंडेशन में उस समय जो पढ़ा था वो उसके उनके साथ रहा हमेशा। उस सही अर्थ में उन्होंने इतनी सारी मतलब उस जमाने के बेस्ट किताबें पढ़ ली। और जो बैरिस्टरी पढ़ने गए थे तो उसमें तो कुछ था ही नहीं। वो लिखते हैं आत्मकथा में, बैरिस्टर खाना नो बैरिस्टर, डिनर का बैरिस्टर ऑफ डिनर, तो 4 डिनर करने पड़ते थे। ब्रिटिश आज भी आप देखोगे ना तो अंग्रेजों का एक स्टाइल होता है, एटिकेट होता है, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे जूते पहनो, इस तरह का होता है। तो इतना करना है और उसमें आप बैरिस्टर बन जाते हैं। तो उन्होंने बैरिस्टरी में तो नहीं पढ़ा तो, बट जो उनको जरूरी लगा, मतलब उसका कुछ मैट्रिकुलेशन एग्जाम दिया जिसकी उनको जरूरत नहीं थी, तो वहाँ की मैट्रिकुलेशन एग्जाम दिया और उसके साथ और बहुत मुश्किल थी वो एग्जाम, तो उस टाइम पढ़े। तो आपको मैं ये कहूँगा कि आप सही अर्थ में विद्यार्थी बनने की कोशिश करिएगा। और आपको याद रखना पड़ेगा कि आपकी एग्जाम हमेशा आपको बोलती रहेगी कि आप और कुछ कर ही नहीं सकते हो। मुझे याद है कि हम लोग, हमारे पास 2 या 3 जोड़ी कपड़े होते थे, हफ्ते में एक बार हम लोग 7-8 कपड़े हमको हाथ से धोने होते थे। आप लोग तो शायद नहीं करते होंगे आजकल, कितने लोग धोते हैं अपने आप? चलो अच्छी बात है, काफी लोग। और ये सब चीज काम में आती है जिंदगी में। तो जब एग्जाम आएगा, हम हमारे टाइम में 2 इंटरनल, 50% इंटरनल था, 50% एक्सटर्नल था। पहले तो 3 हुआ करता था, बट समहाउ हम लोग जब गए तब से कुछ ऐसा होने लगा, 3 में से टेस्ट ऑफ 3 उसका 50% वेटेज था। बट 2 एग्जाम तो मतलब आप जानते हैं मेरे ख्याल 30-40 डेज का सेमेस्टर होगा आपका, IIT में भी ऐसा ही हाल है। तो मैंने वो ऐसा मैं लिखना शुरू करता था कि कितने दिन पढ़ाई होती है, तो अराउंड 30 to 35 डेज के बीच में सेमेस्टर चलता था। मैं खुद टिक करके 3 दिन लिखना मैंने शुरू किया था। तो हर महीने 1.5 महीने में एग्जाम आपकी होती। और हम लोग क्या करते थे, वो कह दो एग्जाम है, कपड़े नहीं धोने का, 2 ही जोड़े कपड़े, 2 वीक तक कपड़े नहीं धोएंगे, 3 वीक तक कपड़े नहीं धोएंगे। तो आप लोग को एग्जाम सामने दिखेगी और आप लोग कुछ नहीं करना चाहोगे, मतलब कहोगे नहीं नॉवेल तो नहीं पढ़ सकते हैं, या जो भी आपको शौक हो, नॉवेल का शौक होना जरूरी नहीं। बट मैंने जब पढ़ना शुरू किया, मुझे याद है मेरा BE का फाइनल ईयर का 2nd सेमेस्टर था और उसकी इंटरनल एग्जाम थी, और कल सुबह आई थिंक 10:30 बजे एग्जाम थी हमारी, और आज शाम को 4 बजे तक पढ़ना बाकी था। लिख लिया था, नोट्स बना के रखी थी, और किताब हाथ में छूटती नहीं है। मुझे याद है रावजी पटेल की वृत्ति अन वार्ता करके एक नॉवल का था, वो पढ़ रहा था मैं। 4 बजे कोई मैसेज लेकर आया कि एग्जाम पोस्टपोन हो। आज भी मुझे याद है, राइट। तो आपको आपकी एग्जाम सताती रहेगी और कुछ भी नहीं करने का बहाना देती रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी इमरजेंसी क्रिएट करो कि एग्जाम मिनिमम टाइम में अच्छी से क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम इज नॉट एवरीथिंग। आप लोग एग्जाम में कुछ भी मार्क्स लाएंगे, मेरे हमारे
आप लोग को मतलब अभी अभी पता नहीं चलता है, उस टाइम तो हमारे हर एग्जाम में, हर इंटरनल एग्जाम, सबको एग्जाम से पहले स्ट्रेस होता है, सब लोग पोस्टपोन, एक पोस्टपोनमेंट इज अ कॉमन थिंग। मतलब हमारे उस टाइम के वाइस चांसलर तो धमकी दे रहे थे कि आजकल तो धमकी देने की जरूरत नहीं, पुलिस कभी भी एंटर करती है कैंपस में। उस जमाने में कहते थे कि हम लोग पुलिस को बुलाना पड़ेगा हमको, अभी तक यूनिवर्सिटी में कभी पुलिस नहीं आई है, राइट। ऐसा हर बार हड़ताल एग्जाम के पहले, क्योंकि अब तो एक बार ऐसा हो गया कि फिर एक फॉर्मूला बना कि 6 क्वेश्चन देने का, उसमें से 4 पूछने का, उसमें से 2 लिखने का। तो मैं और मेरे रूममेट सूरत में अभी काम करते हैं, तो उन्होंने हम दोनों ने सबको सवाल तो मिल ही गया था, हम सबने कर दिया और मेरे अच्छे मार्क्स 25 मार्क्स का शायद था, तो मेरे बहुत अच्छे आ गए 22, 23 और उनके 17, 18 आए, क्योंकि जो फॉर्मूला पूछी गई थी मैं रट के गया था, वो समझ के गए। तो लेकिन काम समझने वाला ना है। जब जैसे पूरा हुआ, उन्होंने सूरत में बिजनेस शुरू किया और अच्छे बिल्डर बन गए इमीडिएटली। तो एग्जाम किसी भी तरह से, आप एग्जाम अच्छा किया इसका मतलब कि आप नौकरी में अच्छा करोगे, आपको अच्छी इंजीनियरिंग आनी जरूरी नहीं है। इसलिए एग्जाम की ऐसी इमरजेंसी क्रिएट करो, नॉट बाय वेस्टिंग टाइम फॉर बैड अननेसेसरी थिंग, बाय इन्वेस्टिंग फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट, राइट। तो जो भी तरीका हो आपका, मैं किताब पढ़ के आएगा, आप कुछ और भी कर सकते हैं, आपका जो भी शौक हो, राइट, तो वो आपको करना चाहिए। गांधी जी की बात करें तो कहाँ गए, फिर वहाँ उन्होंने वेजिटेरियन सोसाइटी के मेंबर बने, ऐसा कबरू बच्चा 18 साल की उम्र वहाँ का मेंबर बना। ब्रिटिश मतलब वहाँ वेजिटेरियन सोसाइटी कैसे लोग होंगे, अलग सोच वाले लोग होंगे, लीडिंग लोग होंगे, ऐसे लोगों के साथ एक यहाँ का बच्चा जिसको बोलना नहीं आता, अंग्रेजी नहीं आती है, पब्लिक स्पीकिंग नहीं, जब उनका बैरिस्ट्री खत्म हुआ, पढ़ाई खत्म हुई, भारत वापस आने वाले थे, उनके सम्मान में उन्होंने एक, उनके सभी मेंबर थे, उन्होंने प्रीति भोज रखा। तो उसी के अंदर ब्रिटेन में मतलब प्रीति भोज मतलब लेक्चर वहाँ के जमाने में, तो उन्होंने एक प्रवचन लिख के गए छोटा सा, और सोचा कि मैं इसको, और पढ़ भी नहीं पाए, सीधा बोलने की तो बात अलग है, पढ़ भी नहीं पाए, तो बड़ा हास्यास्पद हुआ। भारत वापस आए, यहाँ आके बॉम्बे में बड़ा अच्छा ऑफिस खोला, तो वो था ब्रिटिश का, अच्छा खर्च करना शुरू किया, अच्छा घर मतलब किराए पे लेके अच्छे से रहना शुरू किया, और वकालत करने गए और पहला केस लड़ने गए, कोर्ट में जाके बोल नहीं पाए, छोड़ के भाग के आ जाना पड़ा। तो परिवार भी था, बच्चा भी था, तो जब पढ़ने गए 18 की उम्र, उससे पहले ऑलरेडी बच्चा हो चुका था। तो यहाँ से फिर उनके भाई ने बोला कि भाई तो गुजारा करना है, चलो यहाँ आ जाओ। उनके भाई राजकोट में वकीलात करते थे, तुम ऐसा करना कि मुझे छोटी छोटी एप्लीकेशंस लिखनी होती है, तो एप्लीकेशन लिखने का काम करना, तो तेरा गुजारा चल जाएगा। तो राजकोट चले गए, वहाँ भी ऐसा स्थिति थी, टाइम बता, हाँ वहाँ भी ऐसी स्थिति थी, मुझे टाइम मेरी बड़ी तो नहीं है, तो वहाँ भी ऐसी स्थिति थी कि स्वराज की खटपट और उनको कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे में क्या हुआ कि उनकी भाई की पैरवी के लिए एक ब्रिटिश ऑफिसर को मिलने के लिए वेरावल में गए, जिनके साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी जब वहाँ लंदन में पढ़ते थे। तो जब वहाँ गए तो उन्होंने पैरवी की, तो ब्रिटिश ऑफिसर ने मना कर दिया कि नहीं कर सकते हम, तो और कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि तुम चले जाओ बाहर, और फिर प्यून को बुला के धक्का मार के बाहर भेज दिया। तो उन्होंने फिर वो वहाँ से चिट्ठी लिखा, रेजिस्टेंस था हर बार, चिट्ठी लिखा कि मैं आपके अगेंस्ट में कंप्लेन करूँगा, तो कहता है कि आप जो भी करना है कर सकते हो। तो ऐसा ही बहुत खराब अनुभव हुआ। तो यहाँ भी मतलब बहुत बुरी स्थिति थी। ऐसे में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, 80 रुपये की नौकरी दक्षिण अफ्रीका में। काम कैसा था, वो पोरबंदर के एक सेठ थे, उनके कजिन के साथ उनका एक झगड़ा चलता था, फैमिली के मतलब सिविल मैटर चलती थी।
तो उसमें अंग्रेज एडवोकेट्स रखे हुए थे, लेकिन उसका जब वहाँ दक्षिण अफ्रीका में भी उनका जो पूरा व्यवहार था वो गुजराती में था। तो सब चौपड़े मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं वो सब गुजराती में लिखे हुए थे। तो वो जो एडवोकेट थे उनको समझाने का काम करने का, तो वहाँ पहुँचे और दूसरे दिन किसी कोर्ट में जाना हुआ, पगड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने कहा कि पगड़ी उतारनी होगी, नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि मैं उतारूंगा नहीं। जैसे वहाँ पहुँचे, तब कितनी उम्र है आप लोगों को जितनी, आपसे 1-2 साल बड़ी होगी, 22-23 साल की उम्र है, राइट। और पगड़ी मतलब पहले दिन अखबारों में एक इंडियन आया जिसने पगड़ी उतारने का मना कर दिया। उनके जो सेठ थे उन्होंने समझाया कि ऐसा मत करो, और वो अपने सेठ को समझाते हैं कि आप अपने भाई के साथ झगड़ा कर रहे हो, इतना बड़ा केस लड़ने की, जिसके लिए उनको नौकरी मिली है, उस नौकरी में उसको समझाते हैं 23 साल की उम्र में। उसके सेठ की उम्र हो सकता है लोग नहीं होगी उनसे, बोला कि झगड़ा मत करो, समाधान कर लो। ऐसे में उनको प्रिटोरिया करके जगह है, वहां जाने के लिए भेजा जाता है। तो उनके सेठ को चिंता है, उनके जो ओपोनेंट थे वहां रहते थे, बोला कि बंदा हम भेज रहे हैं तो समाधान की बात करा, वहां जाके हमारे से उल्टा तो नहीं करेगा, फिर भी उनको भेजते हैं। और ट्रेन में वो कुछ फर्स्ट क्लास के टिकट का बोलते हैं, मना करते हैं कि मैं तो सेकंड क्लास में जाऊंगा। और वहाँ स्टेशन मतलब गोरे पैसेंजर ने कहा कि इसको यहाँ इस डिब्बे में काला आदमी क्यों बैठा हुआ है, और फिर ट्रेन के डिब्बे में से उनको बाहर फेंका गया, मतलब पीटर मैरिसबर्ग स्टेशन पे, और सामान बाहर फेंक दिया। ठंड थी और उस ठंड में उसमें जो कंबल था वो लेने की हिम्मत नहीं थी, मतलब फिर से अपमान होगा। फिर दूसरे दिन उनके उस जमाने में उनके जो सेठ हैं उन्होंने वहाँ से टेलीग्राम किया और उनको नेक्स्ट में फर्स्ट क्लास के टिकट लिया, नेक्स्ट ट्रैवल किया, और उसके बाद उसको घोड़ों की गाड़ी सिग्राम करके कहते हैं वहाँ, उसके अंदर जाना हुआ। उसमें भी उनको बहुत उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। शाम को पहुँचे क्योंकि पूरा ट्रैवल प्लान डिस्टर्ब हो गया, तो कोई लेने नहीं आया था, तो किसी होटल में रहना हुआ। वहाँ भी बोला कि होटल वाले ने कहा कि आप इस डाइनिंग रूम में खाने के लिए आग्रह नहीं करोगे, अपने रूम में खाओगे, तो मैं आपको होटल में रखता हूँ। अब जो घटना है, जो मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, लीडरशिप क्या है? लीडरशिप आपके सामने, आप मतलब लीडरशिप मतलब विजन दूर का दिखाई देना चाहिए आपके लिए। अभी क्या दिखता है? एग्जाम, कल का असाइनमेंट इसने किया है और उसकी कॉपी करेंगे, इतनी ऐसी ऐसी चीज़ों में आपका टाइम चल रहता है। उनको दूर का, जो बंदा आप हमारी तरह ही स्ट्रगल करता था, मैं कैसे बोलूँगा, पब्लिक में बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा, राजकोट झटपट में हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, ब्रिटिश समझदार ने मेरा अपमान किया, ऐसी स्थिति में स्ट्रगल कर रहा था। वो बंदा जिस दिन ट्रेन से फेंका जाता है, उनको खुद को पूछा गया है, किसी विदेशी पत्रकार ने उनको पूछा था कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या है, और वो कहते हैं कि जो ट्रेन, शायद जो ट्रेन वाली घटना है वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट थी, ऐसा कहते हैं। क्यों? आप आत्मकथा में पढ़ना, मैं उसके गुजराती सेंटेंसेस आपको बोलता हूँ। मारा ऊपर विद्युत ते तो ऊपर छोड़ू कर, मेरे साथ जो हुआ, जो बीता, वो सुपरफिशियल था, दर्द था। उसके एनी पाछળ આટલો મોટો એની પાછળ આ મહારોગ, રંગદ્વેષનો મહારોગ હતો, मतलब एपार्थीड का महारोग उसके पीछे था। तो देखते हैं कि जिसने मुझे फेंका उसके सामने मुझे कुछ नहीं है, राइट, ऐसा लिखते हैं। लेकिन मुझे या तो मैं इसके साथ लड़ूं या देश वापस चला जाऊं, और देश वापस जाना वो तो नामर्दी होगी, इसलिए मैं यहाँ रहकर लड़ने का तय करता हूँ। तो जो घटना तो क्या हुई, मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, मुझे फेंक दिया गया वगैरह, उनको वो नहीं दिखाई देता, उनको दूर का दिखाई देता है कि इस देश में हिंदियों से थोड़ा अन्याय हो रहा है, रंग द्वेष है, उसके सामने मुझे लड़ना है। तो उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा लीडर, मतलब एटलीस्ट हमारे पिछले 2 सेंचुरी का सबसे बड़ा लीडर का जन्म उस दिन होता है, क्योंकि उस दिन उसको दूर का दिखाई देता है। इसलिए आप, मैं समझ सकता हूँ कि डे टू डे
आपकी जो तकलीफ है उसको तो आपको हैंडल करना ही पड़ता है, बट उसके बीच में आपको दिखता है कि मुझे क्या करना है जीवन में, मुझे इंजीनियर बनना है या सोसाइटी में कुछ करना है। और जो आज का हमारा टाइटल है स्व विकास ही सर्व विकास, तो क्यों सर्व विकास? आज तो स्ट्रगल करें स्व विकास, अपने विकास के लिए, अपने विकास भी क्या, अपनी इंजीनियरिंग पास करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, उसके बाद कल नौकरी के लिए स्ट्रगल करोगे, तो दुनिया की तो बात ही कहाँ है। बट आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों बनना चाहते हैं इंजीनियर? क्यों बनना चाहते हैं? कोई सोच सकता है कि मुझे बहुत इंडिया का सबसे मशहूर स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, कोई चाहता है कि मैं ऐसी कोई कोर्स निकालूंगी एप्लीकेशन इंडिया जिससे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है या सॉफ्टवेयर वाला है, तो मैं ऐसा कुछ निकालूंगा जैसे लोगों की तकलीफें तो दूर हो जाएगी या लोगों को सहूलियत हो जाएगी या उसमें से एक बड़ा बिजनेस हो जाएगा। वो आइडेंटिफाई करो, आप यहाँ क्यों हो, आप यहाँ क्यों हो, वो सवाल आपको हर बार पूछता ही रहना। आप अपने क्लासरूम में बैठे तो क्यों बैठे, उसमें से क्या सीखना चाहते हैं, आज यहाँ बैठे तो क्या करना चाहते हैं, किससे मिलना हुआ, क्यों, उससे मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ, अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ और उससे मैं समाज को क्या दे सकता हूँ। क्योंकि सर्व विकास इसलिए कि जब अपना इतना बड़ा गोल होगा तब आपकी एग्जाम्स छोटी हो जाएगी, आपकी डे टू डे स्ट्रगल छोटी हो जाएगी, उसमें आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। मैं कल दिल्ली में था और मेरे साथ आपकी उम्र की लड़कियाँ थी दो, वो लोग विपासना मेडिटेशन में बहुत एक्टिव हैं। दोनों लड़कियाँ IAS UPSC सिविल सर्विस की तैयारी करती हैं। तो मैं कुछ पूछ रहा था तो बोला कि वो मतलब विपश्यना को लोग धर्म शब्द यूज करते हैं, उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो बोला IAS बन के भी धर्म का क्या काम करना है? तो चिंता की बात नहीं है कि IAS होंगे या नहीं होंगे, IAS नहीं बनेंगे तो भी धर्म का काम करना है, मतलब मेडिटेशन का काम करना है, IAS बनेंगे तो भी वही करना है। और एक दूसरी लड़की, दोनों बहनें थी, दूसरी लड़की कहती है मुझे सम्यक संबुद्ध बनना है, जो 2500 साल पहले भगवान बुद्ध बने वो मुझे बनना है। राइट, तो आपको जब आपका गोल होगा कि मुझे सोसाइटी में किसी का दुख दर्द कम करना है, राइट, या किसी नई खोज करनी है, राइट, या कोई बड़ा बिजनेस करना है, तब आपका छोटापन अदृश्य हो जाएगा, आपकी स्ट्रगल आपको बहुत छोटी दिखने लगेगी। जैसे मैं जब तक ये जो नॉवेल पढ़ना शुरू नहीं किया था तब तक मुझे इंजीनियरिंग की एग्जाम के लिए ही समय कम पड़ रहा था और मैं हर महीने उसके बाद 4 नॉवेल्स पढ़ ही पा रहा था। उसके बाद डायरी लिखना शुरू किया, बहुत सारी चीजें कर रहा। तो आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं उसके बारे में सोचते रहो, उसकी क्लैरिटी क्लियरली आइडेंटिफाई करो। हम लोग एक बच्चों का 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, उसमें हम हर महीने 2 घंटे के 2 सेशन देते हैं। 8वां 6वां सेशन गोल सेटिंग का है। ऐसे गरीब बच्चों के लिए आज गुजरात में 35,000 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। जैसे वो गोल सेटिंग वाला सेशन आएगा तो बच्चा बदल जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग बदल जाएगा, उसका क्लास में जो मुंह नहीं खुलता था वो स्टेज पे खड़े होकर बोलने लगा। तो जब आपको जीवन का नक्शा क्लियर दिखने लगेगा तब आपका कोई रोक नहीं सकता। आप एग्जाम में फेल भी हो सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फेल हो सकते हो, सिविल सर्विस के एग्जाम देना चाहते हैं, सभी अटेम्प्ट्स खत्म हो सकते हैं, राइट, उसके बाद भी आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप जो करना चाहते थे, जैसे मैं हमारे साथ हम लोग सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे थे, तो हम लोगों ने जब पहला अटेम्प्ट दिया मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, हमारे साथ एक थे उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा ऐसा हो रहा है कि मुझे भगवान में इससे विश्वास उठ गया है। मुझे याद है मैंने उनको देखा है, उस दिन जब मेरे साथ बैठे हुए थे उन्होंने ये सब चीज़ कही थी और मैं अभी UPSC नहीं हूँ। और उसके बाद वो UPSC के चेयरमैन बने और चेयरमैन बनने के बाद भी मतलब
5 साल की चैंपियनशिप बाकी थी और रिजाइन कर दी, राइट। उसके बाद उससे भी कोई बहुत बड़ी चीज उनको मिल गई, राइट। तो हमारे लिए तो ऐसा था कि इसमें बनता है कि नहीं बनता है। मेरी बात करूँ तो मुझे आईएएस बनना था, पहले डॉक्टर बनना नहीं बनना, आईएएस बनना था। जिस दिन रिजल्ट आया, लास्ट अटेम्प्ट था आईपीएस में, मैं रोया था। और आईपीएस में जो लोग आईएएस में भी नहीं करते ऐसा काम नहीं कर पाया और इसी पद तक मैं पहुंच पाया। तो इसलिए एक बार आप तय कर दो कि आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कोई रोक सकता नहीं है। और वो लीडर वही लीडरशिप है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें कर ली, अब आपके सवाल क्या कहते हैं? यस, बताइए सर। हमने મળીને આનંદ થયો। હું યુપીએસસીનો આસ્પિરન્ટ છું। ક્વેશ્ચન એ હતો કે 2024માં ઓક્ટોબરમાં આપણે ક્લાસ કંટ્રી મેઇન્સ એક્ઝામ છે એના રિઝલ્ટ રિગાર્ડિંગ ક્વેશ્ચન હતો। તો ઘણા ટાઈમથી પેન્ડિંગ છે। હા, તો રિઝલ્ટ જ્યારે આપણે આજે એક્ઝામ્સ છે ને, અમને પણ ખબર નથી કે ક્યારે રિઝલ્ટ આવી શકે છે, બરાબર છે। દરેક એક્ઝામમાં ઇવન અમને આવતીકાલે આપી રહ્યા છીએ અને એ રિઝલ્ટ ઘણા બધા તબક્કાઓમાંથી પસાર થતું હોય છે। અમને એમ થાય કે આવતીકાલે આપી શકીએ અને પછી એમાં બીજા 3 અઠવાડિયા 4 અઠવાડિયા લાગી જાય। એટલે કોઈ એક્ઝામનું રિઝલ્ટ ક્યારે આવશે એડવાન્સમાં આપણે પ્રેડિક્ટ નથી કરી શકતા। ખાલી એટલું જ અમે કહી શકીએ કે અમારાથી થાય કે બેસ્ટ પ્રયત્ન અમે કરતા હોઈએ છીએ। प्रोफेसर विकसित पटेल फ्रॉम सेम कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सर, आपने बताया कि आपकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है और आपकी जो बिहेवियर रहा है, तो उसके बाद जो आईपीएस की जर्नी थी, तो क्या मेन टर्निंग पॉइंट था? जैसे बता कि गांधी जी की नॉन मतलब कैसे इसमें आ गया ऐसा कहना है? आईपीएस ही करना है मुझे, यानी कि आईपीएस के लिए जाना है वो। हाँ, कैसे हुआ? वही मैंने कहा ऐसा हुआ कि मैं हॉस्टल में था, एक्सीडेंट था, एक एक्सीडेंट था, मैं हॉस्टल में था और मेरे साथ मेरे गांव का एक लड़का रहता था। हम वो एमएससी करता था, मैं इसको सिविल सर्विस की मैं एमई करता था। तो उनका और उस टाइम एक हर्षवर्धन गुज्जर करके गांव का लड़का, वो भी एमएससी में एडमिशन लिया हुआ था। तो वो फिर उस सिविल सर्विस की तैयारी करना शुरू कर दिया उसने। और वो मेरा वो बैचमेट के पास, मतलब रूममेट के पास से उस 200 रुपया लेके गया था डिक्शनरी खरीदने के लिए। अंग्रेजी आती नहीं थी, गुजराती भी नहीं आती, ऐसा काम का लड़का। तो वो हमेशा कहता था कि हर्षवर्धन मेरा इसका एमएससी भी नहीं होगा, यूपीएससी भी नहीं होगा और मेरा 200 रुपया भी घट जाएगा, ऐसा हमेशा बात करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि हर्षवर्धन उनके किसी कॉमन फ्रेंड, विद्यानगर से, हम लोग बड़ौदा में पढ़ते थे, वो विद्यानगर से किसी कॉमन फ्रेंड को लेके आया। तो मेरा जो दोस्त, मेरा रूममेट था, वो हाजिर नहीं था। तो मैं इन लोगों को चाय पीने के लिए लेके गया। तो हर्षवर्धन को मैंने कहा कि ये आप यूपीएससी और मतलब मुझे आईएएस तो बनने का मन था, मेरे बचपन का भी एक गोल था कि, लेकिन ये तो अंग्रेजी में होती है, हमको तो अंग्रेजी आती नहीं है। तो मैंने कहा कि तो एग्जाम अंग्रेजी में होती है, इसका ग्रुप डिस्कशन होता है। तो मैं कि तो एग्जाम में कुछ कमी नहीं है, वो कहता है, और एग्जाम गुजराती में दी जाती है और इसमें इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, और ग्रुप इंटरव्यू भी गुजराती में दिया जा सकता है। और उस दिन से मैंने, क्योंकि बिहार में पढ़ा था, बचपन में मेरे गांव में मेरे पिताजी के अनपढ़ मित्र थे, वो कहते थे कि कलेक्टर होना चाहिए, आईएएस होना, आईसीएस होना चाहिए। उसमें उनको ये भी पता नहीं होगा कि आईएएस जैसे कोई चीज़ है। हमारे जसवंत साहब के कलेक्टर थे, तो उनको भी मैंने देखा था, तो वो मैंने तो पढ़ा था और सेवा करनी थी, वो क्लैरिटी तो थी लोगों की। इसलिए फिर दूसरे दिन से एग्जाम देना तैयारी शुरू कर दी। तो इट इज बाय एक्सीडेंट। ओके, और लोगों को यस मगर मैं की जान से हाँ बोलो तो મારે પૂછવું હતું કે હું અત્યારે કરંટલી 4th યરમાં છું અને ઘણીવાર મને
જે વિકાસ દિવ્યશક્તિ સર છે એના વિડીયો જોઉં છું તો એમનું જે સાયકોલોજીનું સ્ટડી છે અને જે લિટરેચરનું સ્ટડી છે તે ઘણી વખત ઇન્ટરેસ્ટિંગ હોય છે. તો જે સાયકોલોજીનું આસ્પેક્ટ છે તે કેવી રીતે અફેક્ટ કરે આપણને આપણા કરિયરમાં જો यस, so psychology like see overall it is a personality development. आप अपने बैरियर समझोगे, मतलब साइकोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे आप अपना बैरियर समझो, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी को पता चलता है कि मुझे बोलना नहीं आता है पब्लिक स्पीकिंग, तो फिर वो सोच सकते हैं कि मैं बोलने की कोशिश करूँ, ठीक है. और उसके बहाने भी उन्होंने वो लास्ट में लिख के करना शुरू किया. और क्या कम से कम मुझे पता है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ. उन्होंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1925 के आसपास उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, राइट. जबकि उसके पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1915 तक इतना लंबा एजुकेशन वहाँ किया. ऑलरेडी असहयोग आंदोलन मतलब 1921 वाला कर चुके थे. तभी भी वो लिखते हैं कि आज भी मुझे जाहिर में बोलने का संकोच है, और लेकिन उससे मुझे एक फायदा है कि मैं अननेसेसरी बोलता नहीं हूँ. क्या हुआ, उन्होंने अपनी लिमिटेशन समझी और इस लिमिटेशन को हैंडल करने का तरीका ढूंढ निकाला. इसलिए साइकोलॉजी आपको मैं 2-3 चीजें बताऊंगा. एक तो आपका सूरत में कोच पर लैब करके एक सूरत में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उनके 2 फ्री प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा. एक पर्सनालिटी अवेयरनेस वर्कशॉप होता है, और आप इंजीनियर्स में आपके ऑलमोस्ट 4 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है. 25% लोग मेरे जैसे होंगे, और ऑलमोस्ट ऐसे 2 पर्सनल 4 के 2 करते हैं तो 50% लोग मेरे जैसे होंगे. परफेक्शनिस्ट होंगे, ओवर थिंकिंग करते होंगे, संकोचशील होंगे, इनिशिएटिव देने में दिक्कत होती होगी. तो जब उनको पता चलता है कि मैं सपोज किसी को कहा कि भाई आपको सर से मिल के हेल्प चाहिए, या मुझे सिविल सर्विस का गाइडेंस चाहिए, एक्स को मिलना है, तो मैं कहूँगा नहीं उनको तो मिलना चाहिए, या तो मैं जाऊँगा तो वो क्या कहेंगे, या उनके पास टाइम नहीं होगा तो इतने बिजी हैं, उनका टाइम मैं ले लूँगा तो मेरा अपराध है. इस तरह के हर प्रकार के विचार आएंगे. लेकिन वास्तव में क्या है, मैं इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता. तो साइकोलॉजी से पता चलेगा कि लोग पर्सनालिटी अवेयरनेस वर्कशॉप करते हैं. उनका अभी 19 जुलाई को था, शायद पूरा हो गया होगा, या आजकल में लास्ट सेशन होगा. शाम को 8:20 को होता है, तो आज शाम को देख लेना. शायद 19 था तो पता नहीं पूरा हो गया शायद, बट अनदर 6 मंथ्स में होगा. दूसरा, वो लोग मॉर्निंग में पहले मैजिक करके किताब पढ़ने का काम करते थे. मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन देखा है. दोनों फ्री प्रोग्राम है उनके. तो पर्सनालिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का. और आपको फर्दर पूछना है पूछ सकते, जस्ट मेरी समझ में जो है स्टेप मैंने आपको दिया है. ठीक है, यस बताइए. आप बीच में रहिए ताकि हाँ बीच. हाँ सर, मुझे इंटरव्यू के बारे में पूछना है कि जब हम एग्जाम तो क्लियर कर लेंगे, आगे के 3 साल बाद जब अपना इंटरव्यू होगा, जैसे एनडीए में होता है, सीडीएस में होता है, यूपीएससी में होता है, तो इंटरव्यू में ऐसा क्या अभी से हम लोग करना चालू करें कि आगे चल के इंटरव्यू में दिक्कत ना आए? हाँ, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान में क्या चाहते हैं, नंबर 1. एक अच्छे लीडर में क्या चाहते हैं, अच्छे ऑफिसर में क्या चाहते हैं, ये आप आइडेंटिफाई करना शुरू करो. आप सपोज किसी कोई चीज़ आपने पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल किसी किताब पढ़ी, किसी कैरेक्टर आपको अच्छा लगा, राइट, तो उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ देखी, जिसमें बहुत अच्छा बोलता है, राइट. आपको लगा कि बोलने वाली चीज़ मुझमें, और आपको ऐसी चीज़ स्पर्शेगी, टच करेगी जो आपको काम की होगी, या तो अपनी कमी है या अपनी स्ट्रेंथ है, ऐसा कुछ होगा, तो फिर उसको उस पर काम करना शुरू करो. आपकी कमियां आइडेंटिफाई करो, जो SWOT एनालिसिस कहते हैं. आपकी कमियां आइडेंटिफाई करो, आपकी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करो, उसका उपयोग करना शुरू करो. स्ट्रेंथ के इसका भी एक छोटा सा मैं आपको एक्सरसाइज देना चाहता हूँ. आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि आप एक इंटरव्यू करके एक प्रोसीजर है कि आप किसी को पूछो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है. आपको पता नहीं आपकी स्ट्रेंथ क्या है. आप जिसको वीकनेस मान रहे हैं, आपके दोस्त कहते होंगे कि आपकी स्ट्रेंथ है. तो जब आप पता चलेगा, पूछिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी कमियां क्या है, राइट.
किस चीज पे मेरे पे भरोसा किया जा सकता है, वो भी उससे रिलेटेड ही होगा ऑलमोस्ट, और किस चीज पे मुझसे भरोसा नहीं किया जा सकता, और एनीथिंग एल्स कोई भी ऐड करना चाहता है। ऐसे 5 सवाल आप सब लोगों को मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, 15-15 लोगों को पूछिए, आपके दोस्तों को जो आपको जानते हैं, आपको मिल जाएगा काम करने का एक फ्रेमवर्क। आपके स्ट्रेंथ पे हमेशा यूज करिए। जैसे मैंने एक एक्सरसाइज की है करीब 10 साल पहले, अभी फिर से मेरे 2-3 महीने से मेरे दिमाग में कि इसको फिर से करो, राइट, और कारण मैं करूँगा, अभी भी करूँगा। तो 2-3 साल पहले मैंने किया था, 10 साल पहले मैंने जब किया तो किसी ने मुझे बताया कि आपका प्लानिंग बहुत अच्छा है। अब मुझे लगता था कि मेरा प्लानिंग बिल्कुल ठीक नहीं है, राइट, और उनके बताने के बाद प्लानिंग को मैं स्ट्रेंथ की तरह उपयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप भी इस तरह से ये एक्सरसाइज जरूर करिएगा, आपको काम करने का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। चलिए, मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ, फर्स्ट ईयर है, एंड मेरा नाम वॉलरिया जीशा है। और मुझे बचपन से ये बात चुपती आ रही है कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है तो ओपन लोग भी देते हैं और SC/ST वाले भी देते हैं, तो हम क्यों, ओपन वाले का रैंक भी अच्छा ही है तो हम क्यों पहले SC/ST वाले को ही लेते हैं, क्योंकि मेहनत तो ओपन वाले भी करते हैं और ये लोग भी करते हैं। बिल्कुल, आपका सवाल में इनका सवाल थोड़ा सा समझा तो शायद सबने सुना भी नहीं। रिजर्वेशन वालों को क्यों ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली, ऐसा इनका सवाल है। इसका कारण ये है कि हिस्टोरिकली हमने उनसे अन्याय किया। किसी भी कारण ऐतिहासिक SC के केस में आप जानते हैं कि अस्पृश्यता वगैरह हमारे वहाँ थी, कास्ट सिस्टम हमारे वहाँ थी, OBC के केस में भी कास्ट सिस्टम, STs हमारे ऐसे एरियाज में रहते हैं कि डिसएडवांटेज सेक्शन, इसको मार्जिनलाइज सेक्शन कहते हैं। तो उनको जो अपॉर्चुनिटी जो हम सबको मिली, बिकॉज हमारे परिवार में हम लोग ऐसी ज्ञाति से थे या ऐसे वर्ग से थे कि हमें जो अपॉर्चुनिटी हमारे दादा को मिली थी वो अभी की जनरेशन को भी नहीं मिलती। तो वो जो हमारा जो पूरा सोशल कंडीशन थी, सोशियो इकोनॉमिक जो भी थी, उस कंडीशन में वो हमसे कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो वो उनको इसलिए हमारे साथ लाने के लिए एक रिजर्वेशन पॉलिसी है। सिमिलरली महिला, जैसे महिलाओं में भी देखेंगे तो हम लोग GPSC में या रिक्रूटमेंट बोर्ड्स में महिलाओं को मतलब पहले तो रिजर्वेशन है, और फॉर एग्जांपल पुरुष को 50 मार्क्स में मिला तो महिला को, इवन में देखता हूँ कि इंजीनियरिंग में बहुत ऐसा होता है, तो महिलाओं को हमें बहुत नीचे ला जाके भी लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लड़की को पहले तो पढ़ने नहीं देगा कोई, पढ़ने के बाद स्कूल का पढ़ाई हुई तो बोला कॉलेज में नहीं भेजा, कॉलेज में भेजा तो बोला कि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना। मैं आपका एग्जाम, आपका मेरा अनुभव कहता हूँ, मेरे लास्ट टू लास्ट आई थिंक लास्ट रिक्रूटमेंट में जब मैंने लास्ट टू लास्ट रिक्रूटमेंट में किया तो मेरे ड्राइवर को मैंने पूछा, मेरे साथ एक कांस्टेबल काम करते थे, तो पूछा कि आपकी बेटी को इसको पार्टिसिपेट करवाओ इस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट में, तो मना कर रहे थे। मैंने उनको समझाया तो उन्होंने करवाया, वो पास नहीं हुई उस टाइम। फिर सेकेंड टाइम आया, उस टाइम उनका लड़का भी 12th पास हो गया था, तो वो भी दोनों गाइडलाइन देने लगे। अब वो रिक्रूटमेंट के बीच में उस लड़की की शादी करवा दी, उसके भाई ने तो एग्जाम दी ठीक से, राइट। उसके शादी में मैं गया था तो मैंने उसके हस्बैंड को भी बोला कि इसको कुछ करने देना एग्जाम, राइट। तो लड़कियां इस तरह स्ट्रगल कर रही हैं। तो हमारे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसका कारण जो लोग किसी भी कारण से पिछड़े थे, इनको हम अभी हमारे साथ में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक। हाँ, सर આપણે કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ હોય GPSC કે कोई बात કે સર કોઈ પણ અગર કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ હોય કે GPSC એક્ઝામ હોય તો તેને કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વગર સેલ્ફ પ્રિપેરેશન દ્વારા કેવી રીતના ક્રિએટ કરી શકાય? કેમ કે હમણાં જે માર્કેટમાં ચાલતું કે ભાઈ કોઈ પણ કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે તેમના રેન્ક આટલા છે 1, 2, 3, આપણે સેલ્ફ પ્રિપેરેશન સેલ્ફ મોટિવેટેડ કઈ રીતના રહેવાય કે આપણે પણ કરેક્ટ કરી શકીએ ને? यस, बहुत अच्छा सवाल है। और मेरे ख्याल से कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपको स्ट्रक्चर के अलावा कुछ नहीं देती। अब वो स्ट्रक्चर आपको सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। जैसे कोचिंग में कोई लोग कोचिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि आपका जैसे लेक्चर के लिए अब वो चीज़ आप खुद पढ़ सकते हैं, किताब में से पढ़ सकते हैं, मटेरियल भी अवेलेबल है। बट क्योंकि लेक्चर आपके लिए आसान है,
क्योंकि आपको 2 घंटा 2.5 घंटा लेक्चर सुनने की आपकी तैयारी है, तो 2-2.5 घंटे पढ़ने की आपने आदत नहीं डाली। आप लोगों को मैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनको मैं यूपीएससी के जो टॉपर्स के इंटरव्यू आते हैं, मुझे एक मैंने इंटरव्यू सुना था, उसमें से मुझे समझ में आया कि आप जब पढ़ना शुरू करोगे, फॉर एग्जाम्पल 1 आवर्स के आसपास आपको पढ़ना चाहिए, 6, 7, 8 घंटा, इससे ज़्यादा रेगुलर लंबे समय तक नहीं पढ़ सकते आप लोग। इंजीनियरिंग के एग्जाम में हो सकता है 10-10 घंटा पढ़ते होंगे, बट वो एग्जाम के पहले 10 दिन के लिए, राइट? तो 7-8 घंटा आप पढ़ने का आदत डालनी है, तो आप पहले बैठोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, तो आप बहाने निकालोगे कि चलो कोचिंग का ज्वाइन कर देते हैं, उसको सुनेंगे। 8 घंटा पढ़ने की आदत डालने के लिए आपको पहला 1 महीना मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आपका बॉडी एंड माइंड दोनों तैयार हो जाएंगे। और आजकल तो क्या है कि इंटरनेट पे इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं पड़ती है। आज का जो माहौल है, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, केवल आपको डिसिप्लिन डालनी पड़ेगी। उसके लिए एक तो मैंने कहा इस तरह से आदत डालनी पड़ेगी, दूसरा आप ऐसे 4-5-7 लोगों का ग्रुप बना दीजिए, लोग एक दूसरे को पूछते रहेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा करोगे, अल्टीमेटली जो आप सिलेक्ट होते हैं कोचिंग का शायद आप स्ट्रक्चर की हेल्प से, लेकिन वास्तव में आप अपनी मेहनत से ही सिलेक्ट होते हैं। यस, क्या दूसरा सवाल है? સર અત્યારે જે લીડરશિપ હતી એ તમારા વખતે જે લીડર હતા, મતલબ કે પોલિટિશિયનની વાત કરું કે તમારા વખતે જે પોલિટિશિયન હતા અને અત્યારે વખતના પોલિટિશિયન, એમાં એજ્યુકેશન અને ડિવાઇસમાં બહુ ફેર પડ્યો છે. શું છે એજ્યુકેશન વધુ કે ઘટ્યું? હા, વધ્યું છે. અને જે સેક્શન જે થાય છે આપણું પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઉપર, એ પણ થોડું વધતું છે. તો એના વિશે તમે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં શું હોતું જાય છે? સેન્શન જે થાય, ફંડ સેન્શન થાય. હા, બીજું એ કે આપણે અત્યારે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જે ઊંચી પોસ્ટમાં છે એને તો ફેસિલિટી વધારે મળે જ છે, પણ જે નીચી પોસ્ટમાં છે કોન્સ્ટેબલ છે, સબ કોન્સ્ટેબલ, એને ફેસિલિટી જે છે એ મળતી નથી. ખાસ કરીને ઉનાળામાં આપણે જોઈએ એ લોકોને બપોરની ડ્યુટી હોય, બપોરની એ લોકોને ખૂબ જ આમ ગરમીનો અને સામનો કરવો પડે. આના વિશે તમે શું કહેવાનું કે એને શું કરવું? ઓકે, તો આપણે એક નહીં, મને એક પહેલાથી કહેતા જાવ, બધું મિક્સ થઈ ગયું. તમારા વખતે જે લીડરશિપ હતી અને અત્યારમાં શું ફરક છે? બીજું, लीडर्स किसी भी समय के लीडरशिप, अपने गांधी जी के समय का लीडरशिप देख लिया, उसमें समय के लोग गांधी जी थे, सरदार पटेल थे, डॉक्टर राधाकृष्णन थे, नेहरू जी थे, तो उस समय के लीडर आपने देखे। फिर आपके उसके बाद के देखे तो इंदिरा जी, मोरारजी, चरण सिंह, उसके बाद का वी सिंह, चंद्रशेखर, वाजपेयी जी, आज के नरेंद्र मोदी, इसमें अडवाणी जी भी आ गए हैं, उसी के साथ साथ मनमोहन सिंह। तो एक जो भी लीडर है वो उसी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। इवन आपका क्लासरूम है ना आज का, अब आज का क्लासरूम आप कितने 100 लोगों में से करीब 15-20 लड़कियां हैं। मेरे क्लासरूम में 2 लड़कियां हुआ करती थी और 4 साल हम साथ में पढ़े, कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं की हमारी। तो उस समय की सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है। तो लीडर में भी आपको वही रिफ्लेक्शन, जो आपका क्लासरूम जिस तरह से सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी तरह से लीडर, वो लीडरशिप मतलब फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल लीडरशिप, थिंक अबाउट कॉर्पोरेट लीडरशिप, थिंक अबाउट से पुलिस लीडरशिप, सिविल सर्विस की लीडरशिप, पंचायत लीडरशिप, हर जगह पे उसी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक सेकंड पॉइंट आपका था जो फैसिलिटीज एंड डिफिकल्टी, जैसे आपने कहा कि कांस्टेबल को गर्मी में या पुलिस के जो नीचे के लोग हैं उनको गर्मी में काम करना पड़ता है। अब हर प्रकार का अलग अलग जॉब है, जैसे आप लोग इंजीनियर बने हैं, राइट, कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे, कुछ लोग डॉक्टर में भी ऐसी ब्रांच में होंगे जहाँ उनको एसी रूम में काम करना है, कुछ लोग डॉक्टर हैं जो उसको सोसाइटी की जैसे पीएचसी में काम कर रहे हैं, राइट। तो लेकिन आपको अपनी चॉइस करनी पड़ेगी। तो कुछ लोगों को, जैसे मुझे वो एसी वाला लीडरशिप या एसी में काम करने से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों के बीच में जाके काम करूँ। या फिर ये भी है कि आपकी एबिलिटी, वही आज बंदा कांस्टेबल इसलिए भी हो सकता है कि उसको अपॉर्चुनिटी मिले। मुझे पुलिस आवास निगम में था तो मुझे, क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन को 30 साल हुए थे, 44 साल पहले हुआ था, तो उस समय जो भर्ती हुए सबको मुझे रिटायर करना हुआ। कुछ लोग ऐसे थे जिनको मुझे मिलना भी नहीं हुआ था, और जब रिटायरमेंट के दिन में उनके बारे में सुनता था तो मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ कि आप ये बंदा प्यून के लिए
उनके से रिटायर हो रहा है। बट और मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ कि मेरी ऑफिस में मैं जब सुबह कई बार कोई जल्दी चला गया तो मेरी ऑफिस में साफ करता था, तो बनियान पहन के जो बंदा साफ कर रहा था, वो बंदा जिस दिन रिटायर हुआ तो मैंने देखा कि वो उसको उसकी लीडरशिप मुझसे कम नहीं थी। ओनली डिफरेंस कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी, वो पढ़ा नहीं होगा। थोड़े दिन के बाद मैंने देखा मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ी ऑफिस थी, उसी ऑफिस में साइकिल लेके आया हुआ मैंने देखा। मैंने कहा यहाँ क्या करते हो? बोला मैंने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है, दो फ्लोर की सफाई का कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है। लीडरशिप भी दिखाई थी। अब हमको अपने ऑफिस में हमको जिसको प्यून के रूप में देखा है, उनके घर जाके आप देखो, उनके सोसाइटी में आप जाके आप देखो, हमें उसकी लीडरशिप। तो आपने अपनी क्षमता, दो चीजें, एक तो या तो आपने अपनी क्षमता का उपयोग नहीं किया, इसलिए आपको अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, और आप अच्छा पढ़े नहीं इसलिए आपको ऐसी जॉब करनी पड़ी जहाँ ज़्यादा मेहनत है, कम कमाई है, राइट। दूसरा ऐसा है कि आपने अपनी क्षमता का ठीक से उपयोग किया, आप ऊपर चले गए। तीसरे ऐसे हैं कि जिनमें क्षमता थी लेकिन संजोग नहीं थे, राइट। तो ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ें हो सकती है, पर ध्यान में रखने वाली बात एक है कि हम कहाँ भी हो वहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। आप देख लीजिए अभी सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने, मैं आपको गांधीनगर में कहूँ कि गांधीनगर में हमारे घरों में सर्वेंट क्वार्टर होते हैं, और इवन दिल्ली का तो उससे भी अजीब केस है। दिल्ली में आपके सर्वेंट क्वार्टर में ऐसे लोग रहेंगे जिनको कहीं अच्छी जगह पे नौकरी नहीं करते हो। गांधीनगर में सर्वेंट क्वार्टर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने तय किया कि मेरे बच्चे को पढ़ाना है, उनके बच्चे जो पढ़ के इंजीनियर हो जाते हैं और वो सर्वेंट क्वार्टर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे लोग हैं जिनके गांव में 25 बीघा जमीन है, गांव छोड़ के यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में रह रहे हैं, गांव में कभी किसी के वहाँ जाके मजदूरी नहीं की है, राइट। यहाँ आके किसी के बर्तन पानी कर रहे हैं, कुछ झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो भुगता है वो मेरे बच्चों को नहीं भुगतना है। और मैंने देखा बहुत सारे लोग बच्चे अभी इंजीनियर हो गए तो सर्वेंट क्वार्टर में पेरेंट्स खाली करके अपना घर जा रहे हैं। तो आप कुछ भी हो वहां से आगे बढ़ सकते हैं। मुझे खुशी की बात यह है कि आप लोग वास्तव में इंजीनियर नहीं, आप अच्छा पूछ रहे हैं। हम लोग हमारे क्लास में को खड़ा होकर पूछता नहीं। सर नेक्स्ट 5 to 10 years मतलब स्किल्स डिमांड, मतलब जो भी रिक्रूटर है वो स्किल्स देखें कि जो सीजीपीए होते हैं अपनी इंजीनियरिंग के, मतलब स्किल, मतलब स्किल्स जो स्किल या स्किल स्किल्स 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 वो सीजीपीए मार्क्स। अब तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, बट मैं तो इतना समझता हूँ कि आप में काबिलियत है और एक्सप्रेशन ऑफ काबिलियत है, तो आप कहीं भी आपके ग्रेड्स कुछ भी हो, राइट। आपके साथियों में से जो लोग सबसे कमजोर दिखते हैं जाके लीडरशिप, ये मैंने अभी यूनियन में देखा है मेरे बैच में, जो सबसे कमजोर दिखते थे उन लोगों ने सबसे अच्छा किया। यस यस सर, अगर हम यूपीएससी या फिर जीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, मतलब 5 ईयर, या फिर उसके बाद ये उम्मीद होती है कि अगले साल हो जाएगा, फिर अगले साल भी हो जाएगा, मतलब 7 ईयर ऐसे ही निकल जाते हैं, और मतलब प्लान बी होना चाहिए कि बिल्कुल होना चाहिए प्लान बी, क्योंकि नौकरी इतनी ज़्यादा तो है नहीं। नंबर 2 जो 5 साल लगते हैं आपको ये एक्सेप्ट करना। मुझे 4 अटेम्प्ट्स लगे हैं, मैं आज देख सकता हूँ कि मुझमें जो कमियां थी वो जल्दी से मैंने आइडेंटिफाई करके उसको दूर की होती। एक ही कमी थी, आत्मविश्वास की कमी। वो उनका कहना रह गया, मेरा जो हर्षवर्धन गुज्जर वो उस दिन मिले थे, ठीक है, और उन्होंने उसी अटेम्प्ट में 380 रैंक के साथ यूपीएससी पास कर। घर की स्थिति ऐसी थी कि उन्होंने नौकरी भी IAS ज्वाइन कर दी, और अभी 2-3 साल पहले ये बहुत ही यंग एज पे IAS हो गए, मतलब BSc पूरा किया था, MSc के फर्स्ट ईयर में एग्जाम दे रहे थे, 1 साल के बाद हो गया उनका। और उन्होंने जो नोट्स बनाई थी उस नोट्स हमको देके गए थे, तो हमें ऐसा लगता था कि ये नोट्स पढ़ के कोई पास नहीं हो सकता, और हमको मेरे तीसरे अटेम्प्ट में 380 रैंक आए, चौथे अटेम्प्ट में 92 है, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास था। और मुझे आज मैं देख सकता हूँ कि मुझे वो कमी थी। सिमिलरली आप में भी जो लोगों को 5-5 साल लगता है, उनमें आज भी मैं देख सकता हूँ, मेरे आसपास भी कोई ना कोई परिचित लोग तैयारी करते हैं,
उनकी कमियां मुझे दिखती है, उनको नहीं दिखती है, राइट। तो आपको वो देख के, और मैंने जो आज जो मेजर चीजें कही ना आपको, लीडरशिप, इनिशिएटिव, राइट, आपकी पर्सनालिटी पीसफुल है, कुछ करना जल्दी नहीं चाहते हैं, डर है, फियर ऑफ फेलियर है, ये सब चीजें आप हैंडल करोगे इतने साल नहीं लगेंगे। और प्लान भी तो होना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं। और उससे भी बड़ा प्लान तो ये है कि मैं कुछ भी करूंगा, इस परीक्षा में पास हो या ना हो, जीवन में जरूर पास होऊंगा, लेकिन परीक्षा में पास होने के लिए जो चीज चाहिए वो ही जीवन में पास होने के लिए चाहिए। yes. सर जीपीएससी और यूपीएससी के फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? बिकॉज़ एक नॉर्मल नोशन है कि जीपीएससी यूपीएससी से इजी है, तो यूपीएससी होगा नहीं जीपीएससी कर लेता है। तो एज अ रिक्रूटर ऑफ जीपीएससी या यूपीएससी और जीपीएससी के कैंडिडेट में क्या डिफरेंस है? आई थिंक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसको नहीं देखना चाहिए, और ज्यादा डिफरेंस मैं ही देखता हूँ। मैं तो आपके एंगल से उस डिफरेंस को बताना चाहूँगा, क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, इसलिए वो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, राइट। बट आपका एंगल से देखना चाहिए। मैं जो देखता हूँ बच्चों में आज भी, और मेरे समय में भी मैंने देखा है, मेरे केस में जो देखा है कि आप में से बहुत सारे बच्चों का विजन छोटा होता है, राइट। तो आप में से यहाँ बैठा हुआ कोई भी यूपीएससी सिविल सर्विस क्लियर कर सकता है। और मैं आपको कहूँ, इसका पहली बार मैंने कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन गुर्जर से मिलना हुआ, और इन्होंने उसका सिविल सर्विस ट्रेनिंग सेंटर चलता था, उस ट्रेनिंग सेंटर में इसका एडमिशन प्रोसेस था, उसमें हमको कहा गया कि व्हाई आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, उसके बारे में निबंध लिख दिया। मेरा सिलेक्शन, इंटरव्यू आया, शायद इंटरव्यू था नहीं दिया, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया। तो हमारे डॉक्टर देवी करके डायरेक्टर हुआ, बहुत बड़े अच्छे इंसान, आज भी उनका बहुत कंट्री में नाम है। तो उन्होंने हमको पहले सेशन में बुला के जो किया, एक्सरसाइज किया, तो मैं आपको बताता हूँ। बाहर छोटी सी लाइब्रेरी थी, मतलब अपने घर के ड्राइंग रूम होता है, 15 फीट बाय 11 फीट की ऐसी लाइब्रेरी, मैं टेबल हुआ करता था, वहाँ सब लोग पढ़ते थे। तो वहाँ एक अलमारी में थोड़ी किताबें थी, छोटी सी अलमारी, मतलब आपके घर में होती है उससे भी छोटी। और उसमें उस टाइम की, हमारे टाइम में किताब, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आते थे, यूएनयू शब्द हमारे टाइम में नहीं था, बट 79 to 92 तक के पेपर की किताबें छपती थी, इतिहास की एक है, जीएस की एक है, इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि इसमें से, उन्होंने कहा कि मैं 2-3 लोगों के ग्रुप बनाऊंगा। बोला आपको मैं ये सवाल देता हूँ, आपको ये देता हूँ, आपको ये देता हूँ, आपको ये देता हूँ, यहाँ किताब है, 1 घंटे का समय देता हूँ, आप जवाब कर दो। अब हम लोग तो मानते थे कि गुजरातियों को तो जनरल नॉलेज खराब है, हमको तो हमारा बहुत खराब है। तो उन्होंने हमको इकोनॉमिक्स का सवाल दे दिया, और हमने वो सवाल 2-3 लोगों ने इकट्ठा होके 30-25 मिनट में उसका जवाब तैयार कर दिया। और हमको लगा कि इस एग्जाम में तो कुछ है ही नहीं। और उन्होंने उस दिन जो शब्द आज भी मुझे ऐसे ही याद है, उन्होंने कहा था कि देयर इज नो पावर इन द वर्ल्ड which can stop you from becoming an IAS officer, right? अब मैं IAS नहीं बना क्योंकि मेरी खुद की लिमिटेशंस के कारण नहीं बना। आज मैं वो लिमिटेशन आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, उस टाइम की होती और उसको क्रॉस करती होती तो हो गया होगा। तो मैं कह रहा था कि डिफरेंस, तो बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि यूपीएससी के लिए है ही नहीं, कुछ लोग ऐसे हम कांस्टेबल के लिए है, कुछ है पीएसआई के लिए हमें, कुछ है जो हम जीपीएससी देना चाहते हैं। फिर जीपीएससी में भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम तो मतलब शुरू में सब उत्साह से शुरू करते हैं, बट डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर हो कि ऐसे एग्जाम है जो ज्यादातर कॉम्पिटिटर्स को खा जाती है। दिस इज माय व्यू। जैसे वो सिक्योरिटी मिल गई तो पढ़ना बंद कर देते हैं, राइट। फिर पढ़ने में आलस करना शुरू करते हैं, और बहुत सारे लोग तो यूपीएससी के बारे में सोचते ही नहीं है। मैंने ऐसे बच्चों के मैंने देखे हैं, मैं 2 तरह से देखता हूँ, उसकी कैपेबिलिटी और उसका गवर्नमेंट में होना। मैंने देखा कि बंदा होना चाहिए, आईएएस बन के आना चाहिए, लेकिन उसको मैं मोटिवेट नहीं कर पाता हूँ ऐसे लोगों को, कि क्योंकि उनका विजन इतना छोटा है। अब मैं जब देता था एग्जाम, मुझे याद है कि मैंने क्या कहेंगे, कस्टम एक्साइज इंस्पेक्टर का दिया, पास हो गया। नेक्स्ट डे मेरी जीपीएससी की असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम उसमें पास हो गया।
जीपीएससी क्लास 1 2 के एग्जाम थी, उसमें पास हो गए, राइट। और ये तीनों एग्जाम मैंने जरा भी तैयारी करके नहीं दी, क्योंकि मेरे लिए यूपीएससी सिविल सर्विस और सिविल सर्विस, राइट। तो जो डिफरेंस मैं देखता हूँ, लोग उसको इस तरह से देखते हैं। आप में से बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति यूपीएससी सिविल सर्विस दे सकता है। आपको केवल एक ही कंडीशन है कि आपको अपने आप को ढूंढता रहना पड़ेगा, उसको देखते रहना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। और मैं तो पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई तो दूसरी बात है, पर्सनालिटी पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि उससे कोई पढ़ाई में रिफ्लेक्ट होती है। yes. सर ऐसी कुछ टिप्स और चीज़ें थे जो हमें यूपीएससी जीपीएससी की प्रिपरेशन और इंटरव्यू में ध्यान रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा तो आप जो उनके टॉपर्स के इंटरव्यूज सुनोगे उससे आपको क्लियर होना चाहिए, लेकिन 2-3 टिप्स मैं दे सकता हूँ। अभी से तैयारी शुरू करो, बड़ा सपना रखो, पढ़ने की आदत डालो, अच्छा लिखने की आदत डालो। आपकी मतलब एक चीज़, बाकी तो मैंने आपको कही अपनी कमियाँ दूर करो। बहुत सारी कमियाँ, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, कुछ मेरा एक्सपीरियंस कहूँगा तो आपको पता चलेगा। तो जैसे मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो पहले तो हमने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने की आदत डाली, समझने की आदत डाली है। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी की किताब मेरे ख्याल से दिसंबर में मेरा एमए पूरा हुआ, हमने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया। और गुजरात के बच्चों का जीके ठीक नहीं, ऐसा मानते थे उस टाइम। तो मुझे जहाँ तक याद है, एग्ज़ाम की डेट तो मुझे एग्जैक्ट याद है कि 9 जून की मेरी एग्ज़ाम थी, बट मैंने 16 अप्रैल को प्रीलिम की तैयारी शुरू की। और या 1 अप्रैल को की, मुझे भूल रहा हूँ। 16 दिन में एक हमारी टाटा मैग्नोरी की गाइड आती थी, बहुत छोटी सी गाइड, दूसरी बड़ी वाली भी आती थी, तो मैंने वो पसंद की थी और मैंने वो पढ़ ली और मुझे लगा कि अब सब कुछ आता है। मेरा वो जीके खराब है, वो बात ही गलत थी। फिर क्या पढ़ूँ मैं अभी? तो एक जो 1.5 महीना बचा है, 16 अप्रैल शायद, ठीक है, फर्स्ट में हो, हाँ बस सही हो। एक 1.5 महीना में केवल जो भी एग्जाम्स के पेपर मिले उसको देखता रहा, और मैंने क्योंकि सब पढ़ लिया ऐसा लगा। बट जब मेंस एग्जाम थी और उसके बाद हर प्रीलिम मैंने 2 दिन में पास की, तो मैं तो बाद में मैं नौकरी भी करता था, 2 दिन की छुट्टी लेता था और 2 दिन में एनसीईआरटी की किताब खोलता था, हिस्ट्री की, हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, प्रीलिम में भी आता था ऑप्शनल, तो 2 दिन में पढ़ा और यूपीएससी की है। एक बार ऐसे एक प्रीलिम रही जिसमें डाउट था कि मैं पास नहीं होऊंगा, लेकिन उसमें भी हो गया था। और बट मेंस में हमेशा मुझे डाउट रहा कि मैं ठीक नहीं करूँ, और इंटरव्यू की मैंने कभी तैयारी नहीं की। मैं ऐसे ही मानता था कि पर्सनालिटी टेस्ट से उसमें से कोई तैयारी नहीं हो सकती, तो ये सब चीज़ें उस समय इतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं था। तो आपको इस सत्र में थोड़े एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कि कोई भी कर सकता है, मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। yes. आई थिंक ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं गुजरात की रिक्रूटमेंट 2010 से अब तक की रिक्रूटमेंट, पुलिस की रिक्रूटमेंट के लिए मैं कह सकता हूँ एक भी बंदा है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप चेक कर रहे हैं, क्योंकि पूरा फिजिकल एग्जाम आपके नज़र के सामने होती है। आपको मैंने देखा है कि मतलब आपका मेजरमेंट हुआ, सामने वीडियो भी होता है, राइट, और आपका मेजरमेंट हुआ, काम हुआ, फिर वो बच्चा को रोते हुए में मैंने देखे बच्चे को, मैं तो उनको फिर दिखाते हैं, देखो आप अपना यहाँ रखो और देखो कि आपकी हाइट कितनी है। तो पूरा ट्रांसपेरेंट वे में रिक्रूटमेंट होता है। फिर भी आपके दिमाग में ऐसा है, इसका मतलब कि कुछ लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। लास्ट ईयर हमने जब 1 साल पहले जब हमने रिक्रूटमेंट किया था, 2 साल पहले, उसमें भी ऐसा हुआ कि बोला गया कि भाई आप सब दूर है, उससे भी ज़्यादा पैसा मेरे ख्याल से लिया था।
तो आप हमको पैसा दे दीजिए, आप पास ऐसे ही पास हो जाओगे। सब फिजिकल में फेल हो गए थे, रनिंग में फेल हो गए थे, फिजिकल में या फिजिकल के 2 पार्ट होते हैं, बॉडी मेजरमेंट का, हाइट चेस्ट एंड आई थिंक हाइट एंड चेस्ट वेट भी बोला था कुछ लोगों के लिए। तो एक पार्ट वो है, दूसरा रनिंग है, उसमें फेल हो गए। फाइनल रिजल्ट आया, रिटन एग्जामिनेशन के लिए लिस्ट आया, तब पता चला कि हमारा तो नाम ही नहीं है, हमने सबको 10-10 लाख रुपया दिया था। सब लोग फिर आए पुलिस में, उसके कंप्लेन की। मैं मेरे टाइम की एग्जाम देता की बात करता हूँ, जीपीएससी बैठो, जीपीएससी क्लास 1 की एग्जाम मैंने अप्लाई किया और मुझे यूपीएससी की तैयारी करता था। मैंने क्लास 1 का हो गया तो मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था। बट जब हम एग्जाम देने जा रहे थे तो लोग बोल रहे थे कि आप एग्जाम हॉल में लोग आपको लिखने नहीं देंगे, वो आके पूछेंगे 50,000 लाओ आपको पास कर देंगे। अब मैं तो बिना तैयारी गया था क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करता था मैं। एक केवल बैंकिंग का एक हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा था मैंने, तो एक दिन पढ़ा था पूरी मैंने एग्जाम। हमारे तो पहली रिटर्न होती थी, दूसरी रिटर्न होती थी और उसके बाद इंटरव्यू होता था। 3 स्टेज के अंदर दोनों के मार्क्स शायद गिने जाते होंगे, हाँ दोनों के गिने जाते थे, प्रीलिम्स के भी मार्क्स गिने जाते थे, मेंस का दोनों डिस्क्रिप्टिव थे। तो हाँ, तो ऐसा कुछ हमने एग्जाम हॉल में नहीं देखा। और जब इवन इंटरव्यू में झगड़ा करके आया, फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ 70 रैंक से, राइट। और जब मैंने पूरा किया तो मेरे सूरत के फ्रेंड थे, उन्होंने, और जो उस टाइम के चेयरमैन थे मिस्टर BS वसावा करके, तो 6 साल जीपीएससी के मेंबर रहे हैं, 6 साल चेयरमैन रहे। बाद में मुझे उनसे मिलना भी हुआ 10 साल के बाद। तो वो जब हम लोग पास हुए तो हमारे एक साथी, मतलब हमारे उनका भी सिलेक्शन डेप्यूटी कलेक्टर में एक किसी और रैंक में हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जिसने भी पैरवी करने की कोशिश की उसको 0 मार्क्स दिया है इन्होंने, ऐसा उस टाइम सुना। और बाद में वसावा साहब के बारे में सुना कि वो बहुत ही ऑनेस्टली उन्होंने रिक्रूटमेंट किए थे, 100%। उनके दोनों बच्चे ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करते थे, राइट। तो ऐसा हम लोग सुन। और दूसरा एग्जाम्पल भी दे दो, बड़ौदा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 5 इंजीनियर की जगह नहीं थी। मैं एमई करता था, मेरा रूममेट एमई करता था। हम दोनों ने, मतलब मैंने कहा कि भाई कॉर्पोरेशन में तो लागत के बिना कुछ होता नहीं, ऐसा हमने मान लिया। मैंने तैयारी नहीं की, मेरे दोस्त ने किशोर पटेल करके था, उसने तैयारी की। 5 में से उन्होंने शायद 1 या 2 जगह भरी, पूरी 5 भरी भी नहीं कॉर्पोरेशन में। उसमें किशोर पटेल 2 में से 1 था, सबसे पहले रैंक पर था। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में अभी 5-7 साल पहले उसने VRS भी ले लिया। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं। ज़्यादातर एटलीस्ट गुजरात में रिक्रूटमेंट कहीं ऐसे मौके होंगे, ऐसा नहीं होगा नहीं कहूँगा, लेकिन पुलिस के बारे में तो मैं कह सकता हूँ पिछली 8 रिक्रूटमेंट की रिक्रूटमेंट में एक भी बंदा किसी और परीक्षा आया नहीं। तो वो क्या इस चीज़ आपको रोकती है, आपको तैयारी में फिर बहाना मल देता है कि ये तो नहीं होगा, या आपका रिजल्ट ठीक नहीं है, आपने कहा उसमें कुछ गड़बड़ है, राइट। आपको अपने में ही देखना है। आपको जो आप किसी को मेरे पास भेजेंगे तो मैं जो भी स्पेसिफिक भेजेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या उनको कैसे बात हुई, आप मेरे पास भेज सकते हैं। पुलिस का है फिर भी मैं देख लूँगा, राइट। अच्छा, किसी और को मेरे ख्याल में सवाल पूरे मस्त हो गया, 3 बजे का रखा था हमने। आप जीपीएससी के चेयरमैन हैं तो ऑफकोर्स आपको जनरल नॉलेज मेरे से ज़्यादा ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको तो पता ही होगा कि आज़ादी के 75 साल बाद आज भी आधे से ज़्यादा अपना जो देश के लोग हैं वो राशन पर जी रहे हैं। तो अगर इस थिंग को अगर आगे हम ले जाए, जीडीपी एक साइड बढ़ रही है, एक साइड राशन कार्ड लेने वाले भी बढ़ रहे हैं, तो अगर इस थिंग को और कोई सॉल्यूशन के अलावा हम बढ़ाने के लिए कैसे सोचते हैं? बिल्कुल, देखिए 2 चीज़ें। एक तो जो आपकी इंफॉर्मेशन है कि मतलब आबादी गरीब समृद्धि भी बढ़ रही है और राशन कार्ड की संख्या भी बढ़ रही है, वो इंफॉर्मेशन सही नहीं है। हमारा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मुझे सब याद नहीं है बट आप लोगों को याद हो सकते हैं। तो कुछ फैक्टर्स पे हमारे स्टेट बाय स्टेट बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनको हम काफ़ी कमजोर स्टेट मानते हैं, उनको स्टेट भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इट इज रेगुलरली मॉनिटर, तो अच्छा हो रहा है, उसमें डाउट नहीं है, राइट। लाइफस्टाइल देखो ना,
आप लोग जिस तरह का खर्चा करते हैं, आपको जितना कंफर्ट पॉसिबल है, वो हमारे लिए, हम लोग भी, मैं तो समाज के ठीक क्षेत्र में था, मेरे घर पे 65 बीघा जमीन थी, राइट, उससे भी आप लोग जितना खर्च कर सकते हैं, आप तो मतलब कुछ आपका मान लीजिए आज का 10 रुपया, उस टाइम का 50 पैसा, आपको 10 रुपया खर्च करने में जितनी दिक्कत होती है, उससे बहुत ज़्यादा की दिक्कत हमें 50 पैसे में होती थी। तो इस तरह से तो इम्प्रूव हुआ है, बट बहुत हम लोग संतुष्टि ले लें ऐसा नहीं हुआ है। तो ऐसा इम्प्रूव कैसे होगा? तो सब आप यहाँ बैठे सब लोग आगे बढ़ने की सोचेंगे और खुद तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, साथ में अपने साथियों के लिए भी अच्छा करने का सोचेंगे। आप अपनी क्षमता, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ देश में? मैं मेरी क्षमता की मुझे खुद को कम नहीं मानूं, मेरी क्षमताओं का महत्तम उपयोग करूं। मैं इस देश में जो अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसे कोई भी चीज में मैं शामिल नहीं हूँ, और जहाँ मुझसे संभव हो वहाँ मैं उससे रोकने में मेरा जो भी योगदान मैं कर पाऊँ, मैं योगदान करूँ। इस तरह से हमने पिछले 75 साल सोचा होता तो आज जो भी स्थिति है उससे बेटर हो सकती थी। लेकिन आज इसका मतलब ये नहीं कि आज हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं और ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तो हमें वो करने की कोशिश करनी पड़ेगी। સર બીજી એક વસ્તુ એ હતી કે આપણે ગમે તેટલું સારું કરી લઈએ, આપણું 100% પણ આપી દઈએ, પણ સોસાયટી હશે તે હંમેશા આપણને આમ નેગેટિવ રીતે જ ઇમોશનલ કરશે, તો એનાથી આપણે કેવી રીતે લડી શકીએ? એવું સોસાયટી, મારો અનુભવ એમ કહે છે કે સોસાયટી એનાથી વધારે આપણે કરીએ છીએ, એના કરતાં સોસાયટી વધારે આપે છે। हाँ, તમે અત્યારે, सॉरी मुझे हिंदी में बोलना चाहिए, तो अभी आप बच्चे हैं तो आपको पेरेंट्स से, अभी तो ठीक है आप कॉलेज में हैं तो थोड़ा पेरेंट्स कम तंग करते हैं, राइट, पेरेंट्स टीचर सब लोग, बट जब स्कूल में थे तो आप में से कमियां ही निकाली, तो आपको सपोज भी SWOT एनालिसिस बोला तो आपको वीकनेसेस दिखाई देगी, स्ट्रेंथ दिखेगी नहीं, क्योंकि सभी आपको बोला गया आपने ये ठीक नहीं है, आपने ये ठीक नहीं है। ऐसा नहीं, आप ठीक नहीं है, बाहर तक बोल दिया है, और आपने भी मान लिया है कि मैं ठीक नहीं हूँ, राइट, ऐसा दिमाग आपको लगता है। लेकिन वास्तव में आप जैसे आप अपनी कमियों से बाहर निकल के कोशिश करना शुरू करो। पहले 2 साल नहीं लोग मानेंगे, पहले 2 साल भी नीचे गिरेंगे कि आप में कमी है, आप कुछ भी बोलो लेकिन आप तो अभी ऐसे ही हो, बट 2 साल के बाद वो भी लोग आपकी तारीफ करनी शुरू करेंगे, और आपको पता है कि मैंने किया उससे ज़्यादा तारीफ मिल रही है मुझे। एक ही चीज़, और मैं आपके समय का एक एग्जांपल देता हूँ। मैं सिविल इंजीनियरिंग में था, मेरे एक दोस्त टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में मेरा रूममेट था, उसी का क्लास में एक लड़का था जो खादी पहनता था। तो वो जब शुरू हुआ, मतलब पहले मैं कहता था कि हितेश है ना, वो बड़ा अजीब है, पता नहीं खादी वादी पहन के आता है, इस तरह से बात करता था। 6 महीने के बाद वही हितेश के बारे में वही दशरथ कहने लगा कि हितेश तो कैसा आदमी है, खादी पहनता है यार, हर चीज में अलग करता है हम लोगों से। तो आप करना शुरू करो, अभी आपको लोग थोड़े 1-2 साल तक उनको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या कर लिया है, बट जैसे उनको पता चलेगा, मैं ऐसा कहता हूँ मैंने जितना किया है उससे ज़्यादा सोसाइटी ने मुझे दिया है, उससे ज़्यादा एप्रिशिएशन सोसाइटी दिया। और आप हमारे देश में इसलिए भी है पॉसिबल है कि क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छा नहीं करते हैं। आप अपने दोस्तों को देख लीजिएगा, आज इतने सारे लोगों ने सुना है। फॉर्चुनेटली आई एम वेरी हैप्पी कि ये क्लास जिस तरह से सुन रहा था, जितने सवाल, और इंजीनियरिंग में तो आ ही नहीं सकते हैं इतने सवाल, राइट। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपके टीचर्स को इसका यस देना चाहता हूँ, आपको तो देना ही पड़ेगा, लेकिन आपके टीचर्स को मैं इसका यस देना चाहता हूँ कि आपने कम से कम, हमारी ये स्थिति नहीं, और आज भी मैं थोड़े टाइम पहले स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में भी जाके आया हूँ, उससे आप लोग बेटर कर रहे हैं, और अब मैंने ओरो यूनिवर्सिटी का तो आपको बोल ही दिया, राइट। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने को कम मत समझिए, और इस देश में भी आप जैसे लोगों ने ही अच्छा किया है, इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। जो कमियाँ रह गई, और उसको दूर हम सब साथ में मिलके ही करेंगे। तो उसी मेरे ख्याल से कंक्लूडिंग रिमार्क, उससे और कुछ हो ही नहीं सकते हैं। थैंक यू।